नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेटडेफ में। आज अर्थात 10 नवंबर की परिक्रमा में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत और विश्व के कुछ प्रमुख रक्षा समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं भारतीय नौसेना के युद्धपोत इन सह्याद्री की, जो इस समय उत्तर प्रशांत महासागर के गुआम में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 में हिस्सा ले रहा है। ये अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री सहयोग और सुरक्षा बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि इन सह्याद्री एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत की तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। इस युद्धपोत ने पहले भी कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों और संचालन मिशन में भाग लिया है। आपको बता दें कि मालाबार 2025 के पहले चरण अर्थात हार्बर फेज में परिचालन योजना, संचार प्रोटोकॉल के समन्वय, भाग लेने वाले देशों के बीच परिचयात्मक बैठकें और खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। इसके बाद समुद्र फेज में नौसैनिक और विमान दल संयुक्त फ्लैग ऑपरेशंस, उपजल युद्ध, तोपखाने के अभ्यास और उड़ान संचालन में भाग लेते हैं। ये अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इस बार भी ये भारत की समुद्री ताकत और सामरिक साझेदारी को दर्शाता है। अगला महत्वपूर्ण समाचार ये है कि अंगोला ने हाल ही में 2 महत्वपूर्ण वैश्विक गठबंधनों में अपनी सदस्यता ग्रहण की है। इनमें पहला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) और दूसरा है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस (GBA). क्या आप जानते हैं कि ये दोनों संगठन भारत की महत्वपूर्ण पहल है, जो वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा प्रोत्साहन के लिए काम कर रहे हैं। IBCA को अप्रैल 2023 में भारत द्वारा शुरू किया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजाति के जंतुओं जैसे टाइगर, शेर, स्नो लेपर्ड, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा और चीता की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। IBCA का लक्ष्य विभिन्न देशों, वैज्ञानिकों और संरक्षणकर्ताओं को जोड़कर एक साझा मंच पर सफल संरक्षण विधि, तकनीकी सहायता और वित्तीय संसाधन प्रदान करना है। ये एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसने 96 देशों को जोड़ रखा है। आपको बता दें कि IBCA पर्यावरणीय संतुलन, जल संरक्षण और जलवायु अनुकूलन में भी अपनी भूमिका निभाता है। दूसरी ओर ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस या GBA भारत के G20 अध्यक्षता में स्थापित एक बहुहितधारक गठबंधन है जिसमें सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उद्योग शामिल हैं। GBA का उद्देश्य जैव ईंधनों के विकास एवं विस्तार को तेज करना है ताकि ऊर्जा संक्रमण, स्थिरता और आर्थिक विकास में वैश्विक योगदान हो सके। इसे 24 देशों और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त है। GBA वैश्विक बाजारों को मजबूत करने, नीतियों के आदान प्रदान, तकनीकी सहायता और टिकाऊ जैव ईंधनों के उत्पादन व उपयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय है। अंगोला की इन गठबंधनों में भागीदारी से इसके जैव संरक्षण और ऊर्जा नीतियों को वैश्विक सहयोग के साथ मजबूती मिलेगी। भारत और अंगोला के बीच संबंधों में ये एक नया अध्याय है जो पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और गहरा करेगा। अब चलिए चलते हैं अगले समाचार की ओर, जहां भारत ने रूस की प्रसिद्ध अकुला क्लास परमाणु पनडुब्बी, जिसे के 519 रिबीज के नाम से भी जाना जाता है, को लीज पर लेने का निर्णय लिया है। ये पनडुब्बी अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक से सुसज्जित है। इसे भारतीय नौसेना के पानी के नीचे के युद्ध संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। इसे भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप पूरा और आधुनिक बनाया जा रहा है, जिसमें उन्नत युद्ध प्रणालियां, सोनार, डिजिटल संचार तंत्र और लंबी दूरी के कैलिबर क्रूज मिसाइल शामिल है। ये पनडुब्बी 600 मीटर से अधिक की गहराई में काम कर सकती है और 30 नॉट से अधिक की रफ्तार से चल सकती है। इसकी 6 533 मिमी टॉर्पीडो ट्यूब और क्रूज मिसाइल प्रणाली भारतीय समुद्री सामरिक शक्ति को और अधिक उन्नत बनाएगी।
विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की नौसेना की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने में ये पनडुब्बी लाभकारी होगी। आपको पता है कि इसका एक और लाभ होगा। इस लीज कार्यक्रम के चलते भारतीय नौसेना को परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बी ऑपरेशनों का अनुभव प्राप्त होगा, जो उसके धीरे धीरे विकसित हो रहे स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी प्रोजेक्ट जैसे कि अरिहंत क्लास SSBN के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये कदम भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग का प्रमाण है। अगला महत्वपूर्ण समाचार ये है कि लगभग 5 साल के अंतराल के बाद चीन की पूर्वी एयरलाइंस ने अपनी दिल्ली शंघाई फ्लाइट सेवा कल अर्थात 9 नवंबर को पुनः शुरू कर दी है। यह सेवा सप्ताह में 3 बार यानी बुधवार, शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये पूरी उड़ान अवधि लगभग 8 घंटे की है। ये दिल्ली शंघाई मार्ग दोनों देशों के 2 प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ता है और इससे व्यापार, आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। ये पुनः शुरू हुई सेवा कोविड-19 महामारी और सीमा तनाव के कारण पिछले 5 सालों से रुकी हुई थी। पिछले साल के अक्टूबर में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सैनिक तनाव शांत होने के बाद दोनों देशों ने उड़ान सेवाओं की पुनः शुरुआत के लिए कदम बढ़ाए हैं। अगला रक्षा समाचार ये है कि 8 नवंबर 2025 को येरेवन में भारत और आर्मेनिया का 11वां विदेशी कार्यालय परामर्श सम्मेलन आयोजित हुआ, जिनमें भारत की ओर से मिया सेक्रेटरी वेस्ट सिबी जॉर्ज और आर्मेनिया की ओर से डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर नाचकन सफरयान ने वार्ता का नेतृत्व किया। इन परामर्शों में दोनों देशों ने अपने राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों की व्यापक समीक्षा की। इसके अलावा व्यापार, संस्कृति, शिक्षा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक स्तर पर बढ़ाने का संकल्प लिया गया। इन नवीनतम परामर्शों और रक्षा संवादों से ये स्पष्ट होता है कि भारत और आर्मेनिया के बीच रणनीतिक, आर्थिक व सामाजिक सहयोग नए आयाम छू रहा है। उधर पड़ोस में देखा जाए तो पाकिस्तान में तुर्की प्रतिनिधि मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति समझौते को अंतिम रूप देना है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर स्थिरता लाने के लिए मिलकर प्रयास कर रहे हैं। ऐसी संभावना है कि आगे चलकर इसमें अफगान सरकार और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी वार्ता हो। उधर पाकिस्तानी नौसेना का युद्धपोत PNS सैफ हाल ही में बांग्लादेश के चटगाम बंदरगाह पर एक दौरे के लिए पहुंचा है। ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान का बांग्लादेश में ये दौरा भारत की बंगाल की खाड़ी में जारी बहुपक्षीय अभ्यास त्रिशूल के समय हो रहा है। दोस्तों, हमने आपको पिछली परिक्रमा के एपिसोड में बताया था कि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चलने के लिए आगे बढ़ रहा है। आपने उस वीडियो को न देखा हो तो देख लीजिए, उसका लिंक विवरण में दिया गया है। हालांकि इन दोनों इस्लामिक पड़ोसियों का कहना है कि इस दौरे का उद्देश्य बांग्लादेश के साथ पाकिस्तानी नौसेना के समुद्री कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है कि अघोषित रूप से पाकिस्तान बांग्लादेश के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने के लिए काम कर रहा है। इस स्थिति में 2 बातें हो सकती हैं। या तो बांग्लादेश पाकिस्तान की यह चाल समझ नहीं पा रहा है, जो कि असंभव लगता है, और दूसरा ये कि बांग्लादेश जानते हुए भी ये सब करने की तैयारी कर रहा है। भारत भी इन दोनों पड़ोसियों की गतिविधियों को ध्यान से देख रहा है। यदि ऐसा कोई कृत्य जो भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती दे इन दोनों देशों द्वारा किया गया तो भारत उसका सटीक उत्तर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इन दोनों पड़ोसियों को कम से कम ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो इसमें संदेह नहीं ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। परिक्रमा में अब दीजिए अनुमति। हम कल फिर मिलेंगे प्रातः 8:15 पर भारत की नई कूटनीतिक उपलब्धियों के विश्लेषण के साथ। बने रहिए स्ट्रेटडेफ के साथ और जुड़े रहिए भारत और विश्व के प्रमुख रक्षा समाचारों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।